सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम बच्चों में देखते हैं वो हैं एपिलेप्सी, मिर्गी या दौरे। सारा दिन टीवी मोबाइल देखने की वजह से माइग्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिज्म। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर जाके सलाह लें। Health is a wealth is being said by our ancestors, and for the health you need to adapt a good healthy lifestyle which includes the good eating and the exercise as well as the spending the calories in the day of your workout time. जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही इंसान का असली धन होती है। लेकिन उम्र की बनी हुई लंबी सड़क पर दौड़ती हुई इस इंसानी जिंदगी के सफर के बीच कई बार रोग की शक्ल में हमें बीमारियां घेर लेती हैं। और बीमारियां अगर घेर लेती हैं, मुश्किलें अगर पैदा करती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ उसका उपचार और साथ ही उपलब्ध हैं दवाएं भी। लेकिन बात अगर छोटे बच्चों की जाए, बात अगर नन्हे मुन्नों की जाए, तो कई बार छोटी उम्र में ही कई गंभीर बीमारियों का शिकार वो होने लगते हैं। ख़ास तौर पर दिमाग से जुड़ी हुई कैसी बीमारियां जो हैं वो आज छोटे बच्चों को घेर रही हैं, उनके किस तरीके के लक्षण होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, कब हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, ये तमाम जानकारी जो है वो हेल्थ पल्स के तहत जो है आपको उपलब्ध करवाएगा माय हिंदी टीवी किसी न किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के जरिए, यानी स्पेशलिस्ट के जरिए। आज अगर हेल्थ पल्स की बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, जो कि पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं, यानी बच्चों के दिमाग के डॉक्टर। और उन्हीं से बातचीत हम करते हुए जानेंगे कि आखिरकार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम क्या होता है और वो किस तरीके के रोग जो हैं बच्चों के बीच आज देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ पल्स के बीच। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के दिमाग के डॉक्टर हैं। कोशिकाएं और साथ ही साथ मांसपेशियों का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है हमारा दिमाग, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो बच्चों को किस तरीके की बीमारियां जो हैं वो घेर रही हैं या देखने को मिलती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सावधानी बरतने के लिए कहती हुई नज़र आती हैं? तो पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, किसको कंसल्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेरा तहे दिल से आपको धन्यवाद है कि आप इस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। तो अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं, जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी किन किन प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम बच्चों में देखते हैं वो हैं एपिलेप्सी, मिर्गी या दौरे। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज का। अगर हम देखें तो 100 में से 2 बच्चों को मतलब मिर्गी की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। और इसमें बहुत ही कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आजकल का हमारा टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन। उसके अलावा अगर मैं प्रॉब्लम देखूं जो दूसरे नंबर पे आती है वो है डेवलपमेंटल डिले, जिसमें बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो लेट हो रही है। बच्चे जो हैं वो मतलब उठ बैठ जो रहे हैं वो टाइम से नहीं रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको स्टिमुलेशन ठीक से नहीं मिल रही। कई बार जन्म पे उनको कोई दिक्कत हुई जिस वजह से लेट हो रहे हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल डिले। इसके अलावा जो तीसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, वो है सिर दर्द, यानी माइग्रेन। आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गई हुई है, क्योंकि सारा दिन टीवी मोबाइल देखने की वजह से माइग्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। बच्चे सिर दर्द की वजह से स्कूल से छुट्टियां मारते बैठ रहे हैं और उनकी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी तहस नहस हो रही है। ये तो हुई
कोर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जी। बात। अब हम बात करें जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली ब्रेन के साथ रिलेटेड हैं और साथ में बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, जी। ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल के ज़माने में, जब से टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड्स का ज़माना है। और इनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे का लेट बोलने के साथ-साथ बिहेवियर भी खराब, जिसको हम बोलते हैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी। बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, मम्मी-पापा के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ता, बच्चों के साथ बाहर खेलता नहीं, आई कॉन्टैक्ट नहीं, नाम से बुलाओ तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिज़्म। अब जो बच्चे बोलते हैं और खेलते भी हैं, बट कई बार क्या है कि इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते। मतलब अगर बैठे भी हैं तो उनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, एक 5 मिनट का काम दिया है, उसको भी 25 मिनट लगा देते हैं। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा इतना ज़्यादा चंचल है कि टिकता ही नहीं है। जी। तो ये भी एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आजकल हम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा न्यूरोलॉजी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मसल रिलेटेड हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कि बच्चा 4-5 साल तक तो ठीक था पर नीचे बैठ के उठने की प्रॉब्लम हो गई है। तो मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि हाथ पैर सूखते जा रहे हैं। पर ये प्रॉब्लम्स मैं कहूँगा कि बाकी सब प्रॉब्लम जो मैंने बताई उससे थोड़ी-सी रेयर हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम्स सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट है, बढ़ती जा रही है। स्पेशली आजकल के जो हमारे लाइफ़स्टाइल और जो हमारा जीने का पैटर्न हो गया है, जहाँ पे हम ज़्यादातर सोशल मीडिया और मास कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, उनसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा जी की बातों के ज़रिए आपने ये भी समझने की कोशिश की होगी कि टेक्नोलॉजी जितनी हम बच्चों के हाथ में देते जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, उन्हें कहीं न कहीं प्रभावित कर रही हैं। यानी कि बच्चों का ना खेलते हुए सिर्फ़ मोबाइल पर खेलना या लैपटॉप के ज़रिए गेमिंग इत्यादि पर फ़ोकस करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कहीं न कहीं बीमारी का कारण भी बन सकती हैं। सिर दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं और फिर माइग्रेन तक ये जो दुविधा है पहुंच सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जैसे चलना तो नहीं कह सकते, अपने घुटनों के बल चलना शुरू हुआ, या कई बार बच्चा छोटा था लेकिन बेड से गिर गया अचानक से, माँ बाप ने कोई ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई छोटी सी चोट है। क्या उस चीज़ को नज़रअंदाज किया हुआ उनका जो रवैया है, आगे चलकर क्या बच्चे के दिमाग को किसी गंभीर बीमारी से या किसी गंभीर चीज़ से प्रभावित कर सकता है? आपने बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, जो कॉमनली माँ-बाप मुझसे आके पूछते हैं कि जब बच्चा लेट चला या लेट बोला, कि बहुत बार बच्चा जो है बेड से गिर गया था और बेड से गिरने के बाद ही हमें लगता है ऐसा हुआ है। तो आज मैं पहले क्लियर कर दूँ कि अगर तो बच्चा सिर्फ़ 2-3 फीट से गिरा है और गिरने के बाद अगर नाक, कान, गले से कुछ खून नहीं निकला है या उसको कोई दौरा नहीं हुआ है या कुछ बेहोशी नहीं हुई है, तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे अपने आप ही रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ही लेयर से कवर्ड है। ब्रेन के ऊपर पहले तो 3 मेनिन्जेस हैं, उसके ऊपर हड्डी का कवर है, उसके ऊपर चमड़ी है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन को बचा के रखती है। हाँ, पर अगर जो चोट है बहुत ही गंभीर है या कुछ रेयर मतलब प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे बच्चा थोड़ी-सी हाइट से गिरा और उसको लकवा मार गया, तो उन सारी प्रॉब्लम्स में हाँ, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर छोटी-मोटी फॉल जो हुई, मतलब नीचे गिरा और छोटी फॉल के बाद ही बच्चा चल नहीं पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है। वो अकेला जो है बेड से गिरना अकेला कारण नहीं है। सिर्फ़ एक बीमारी मैं सिर्फ़ नाम लेना चाहूँगा, माइक्रो एंजियोपैथी ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा छोटी-सी फॉल के बाद ही लकवा मार जाता है। हम एमआरआई करते हैं और अंदर देखते हैं कि स्ट्रोक हो चुका है। ठीक है? सिर्फ़ यही एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ़ बेड गिरने से हो सकती है। यहाँ फिर ये हो सकता है कि अगर बच्चा 8 फुट, 10 फुट से नीचे गिरा है और गिरने के बाद उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है या ऐसा कुछ है और बच्चा बिल्कुल मतलब बेसुध हो गया है, बेहोश हो गया है, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। बट अगर सिर्फ़ नॉर्मल बेड से गिरा है, उसके बाद सिर्फ़ थोड़ी देर रोया है या ऐसा कुछ बेहोशी नहीं हुई, नाक, कान, गले से कुछ खून-वून नहीं निकला, तो फिर ऐसे मेजर घबराने की बात नहीं है। मतलब हर चीज़ को बेड के गिरने से ना जोड़ा जाए तो अच्छा है। क्या पता, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम पहले से चल रही होती है, बच्चा पहले से थोड़ा स्लो होता है, बेड के गिरने के बाद से माँ-बाप को दिखाई देने लगता है
और फिर वो बेड के गिरने से उसको जोड़ देते हैं, तो वो मैं कहूँगा एक गलत नज़रिया है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर जाके सलाह लें। कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप ने गौर नहीं किया, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखाई पड़ी लेकिन अनदेखी हो गई। लेकिन हमने देखा है कि एक बच्चा जो पढ़ाई करने पहुंच रहा है, लेकिन कई बार जो चीज़ें उसके दिमाग में हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो अ, अपनी कॉपी पर या अपने नोट पैड पर उतार नहीं पाता। उसे मालूम है कि 6 कैसा है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि इसे ड्रॉ जो है वो करना भूल जाता है। तो क्या ये भी न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई किसी समस्या का, किसी तरीके का संकेत हो सकता है? जी, बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो ये प्रॉब्लम इन्होंने बोली इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या डिसलेक्सिया। मतलब अगर लिखने की प्रॉब्लम हो तो डिसलेक्सिया, अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो डिसकैल्कुलिया, अगर ड्राइंग में प्रॉब्लम हो तो डिस्ग्राफिया। तो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, और ये ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, घर पे मम्मी पढ़ा के भेजती है, वहाँ जाके वो लिख नहीं पाते हैं, नंबर कम आते हैं, टीचर बोलती है कि तुम मंदबुद्धि हो, कॉन्फिडेंस उनका डाउन कर देते हैं, और यही बच्चे बाद में जाके एंटी सोशल एलिमेंट्स या क्रिमिनल चीज़ों में हाथ पैर डाल लेते हैं, क्योंकि वहीं उनको एप्रिसिएशन मिलता है। बाकी घर में ना उनको कोई इज़्ज़त दे रहा है, ना बाहर उनको क्यों कोई पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे। पर किसी ने जड़ नहीं पकड़ी, किसी ने प्रॉब्लम नहीं पकड़ी कि उनको लिखने और समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। बुद्धि उनकी बहुत अच्छी थी। वो दूसरे बच्चों से नॉर्मल तरीके से बात कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज़ कि उनको एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर था, जिस वजह से उनको हर जगह सिर्फ़ निंदा और इंसल्ट ही मिली, उसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, और नीचा महसूस करने की वजह से वो गलत एक्टिविटीज़ में अपना पैर डाल लेते हैं, या तो नशे के पदार्थों में, या क्रिमिनल माइंडसेट ऐसा आ जाता है, वहाँ पे उनको एप्रिसिएशन मिलती है, तो वो इसीलिए उन चीज़ों में घुस जाते हैं। और ये बहुत मैं आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये हाइलाइट किया कि जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को मिलें, और एटलीस्ट वो चेक तो करें कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। वो इन बच्चों की प्रॉब्लम को समझ के कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड फॉर्मेशन में, कि फ़ोनेटिक्स में, कि वो वर्ड का जैसे ई को ई बोलना है, वो ए समझ रहा है, तो उसकी प्रोनंसिएशन कैसे होगी, वो उनको तरीके से समझाएँगे, और इससे इम्प्रूवमेंट होना पक्का है। और चलो मार्क्स तो बहुत सेकेंडरी बात हुई, उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चा अपने आप को कैपेबल समझता है, और जब वो कैपेबल समझता है तो वो और भी चीज़ों को करेगा। पर जब आप बच्चे को हमेशा ब्लेम करते रहोगे, यहाँ जैसे हमारे पुराने लालन-पालन का तरीका क्या होता था कि बच्चा अगर स्कूल में नहीं कर रहा तो बहाना मार रहा है। तो कई बार उसको फ़ादर ने पकड़ के पीट दिया, या किसी ने उसको मतलब डाँट दिया कि भई तुम जान के कर रहे हो, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और इसी वजह से माँ-बाप का रिश्ता ख़राब हो जाता था बच्चे के साथ। इसी वजह से बच्चा जो है उल्टी-पुल्टी चीज़ों में, शरारतों में ज़्यादा ध्यान देने लगते थे। तो आजकल की दुनिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, आप अपने बच्चे की मदद करवा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने मतलब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एट लीस्ट जो बच्चे जिसके पास दिमाग इतना अच्छा है, वो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाए, रादर दैन किसी डिस्ट्रक्टिव चीज़ में उस चीज़ का इस्तेमाल हो, और हर बच्चे का कॉन्फिडेंस ऊपर रहे। जी, डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा जी की एक बेहद ख़ास बात के तहत उन्होंने एक ख़ास संदेश जो है हर माता-पिता के लिए दे ही दिया है, हर व्यूअर के लिए दिया है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, और इसी तरीके से इस बात पर अमल करते हुए अपने बच्चों को भी जो है दूसरों के साथ कंपेयर मत करें, बल्कि पहचानें कि वे पीछे क्यों हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में बदलाव क्यों हो रहा है, और इन चीज़ों पर गौर करते हुए अगर आप समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे, जैसा उन्होंने बताया कि हर तरीके के एजुकेटर जो हैं, वो अवेलेबल हैं, तो उनकी बातों पर अमल करते हुए यकीनन आप अपने बच्चों को जो है हेल्दी रखते हुए और बीमारियों से दूर रखते हुए जो है, उनका लालन-पालन जो है, सही ढंग से करते रहेंगे।